जय हिंद दोस्तों जिस तरीके से दुनिया के अंदर दो तीन देश आजकल छाए हुए हैं, उनमें एक इजराइल, और इजराइल में एक बड़ा राजनीतिक परिवर्तन हुआ और 12 साल से सत्ता में स्थापित, 12 साल से पॉलिटिकल सिचुएशंस के अंदर एक डोमिनेट करने वाले बेंजामिन नेतन्याहू, जिसका हम 2009 से लगातार नाम सुन रहे हैं, वो आज हट गए। और हटने के बाद उनकी जो पॉलिटिकल सिनारियो था उसको अगर समझें तो उनकी जगह दूसरे नेप्टली बेनेट जो हैं वो सत्ता में आए। लेकिन यहाँ पर असली बात, क्योंकि पूरा का पूरा मीडिया या यूट्यूब चैनल्स भरे हुए हैं कि ये गया, ये आया, जिस तरीके से गया, असलियत में यहाँ जो खेल है उसके पीछे छिपे खेल को समझिए कि असलियत में क्या है। यहाँ पूरे प्रकरण के अंदर, इस पूरे मामले के अंदर अगर आप देखिए, अगर आप सुपरफिशियल नॉलेज लेकर जस्ट इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना चाहते हैं कि कौन सी पार्टी है, कितनी सीटें हैं, तो वो मैं बताने वाला नहीं हूँ, क्योंकि ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम ये है कि पर्दे के पीछे के खेल को समझना और बात के पीछे की खाल को निकालकर आप लोगों को बताना कि असलियत में क्या खेल चल रहा है। उस खेल को अगर आप समझने लग जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि आगे क्या होने वाला है। ये रियलिटी है, इतना समझिए। उस खेल को अगर आप समझ गए तो इसलिए पर्दे के पीछे के खेल को समझना ज़रूरी होता है, पॉलिटिकल सिस्टम या पॉलिटिकल गेम को समझ पाएंगे। तो इसलिए आज इजराइल के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन दोस्तों, अगर आप यूपीएससी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम को क्रैक करने की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन दे रहे हैं, तो हमारा एनसीईआरटी का कंसेप्टर बैच जो है वो हम लॉन्च कर चुके हैं। इस कंसेप्टर बैच के अंदर अगर दोस्तों आप देखते हो, इस कंसेप्टर बैच के अंदर अगर आप देखते हो तो हम लोग आपको एनसीईआरटी कंप्लीट करवा देंगे, जो भी आपके बेसिक्स है। इससे आप किसी भी गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्ज़ाम का जीएस तो दे ही पाएंगे, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यूपीएससी का पीटी, यूपीएससी या पीसीएस का जो पीटी है वो भी आप अच्छे तरीके से दे पाएंगे। तो इसीलिए दोस्तों जल्दी से जल्दी हमारे इन दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कीजिए, या फिर हो सकता है आप फ़ोन ना कर पाए तो नीचे दिए गए नंबर लिंक पर क्लिक कर दीजिए, हम अपने आप आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। सबसे बड़ी बात फ़ीस, तो दोस्तों हमने फ़ीस बहुत ज़्यादा नहीं रखी है। मेरा मानना ये है कि आजकल कोरोना पीरियड है और इस कोरोना पीरियड में किसी की जेब में बहुत ज़्यादा पैसे नहीं हैं, कुछ की जेब में हैं तो वो खुशकिस्मत हैं। तो दोस्तों फ़ीस रखी है ₹500 पर मंथ। इस फीस को पे करके आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपना कंपटीशन की तैयारी शुरू कर सकते हैं, कम से कम एनसीईआरटी को करने के बाद। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी कांटेक्ट कीजिए। अब हम आ जाते हैं पॉलिटिकल सिनेरियो के ऊपर। असलियत में अगर आप यहाँ पर मोटे तौर पर देखें तो इजराइल का यहाँ पर एक गेम है, और उस गेम के अंदर बेंजामिन नेतन्याहू ने आज के दिन खुलकर पार्लियामेंट के अंदर अगर किसी को गालियां बकी या यूं कहें कि उल्टा सीधा बोला, तो वो बोला बेंजामिन जो बाइडन को। असलियत में बेंजामिन नेतन्याहू और जो बाइडन को, बेंजामिन नेतन्याहू ने जो बाइडन को खुलकर उल्टा सीधा बोला, यानी एक तरीके से जो बाइडन को जो है बेंजामिन नेतन्याहू ने खुलकर ये कहा कि असलियत में ये जो गेम है ये सारे का सारा जो बाइडन का खेला हुआ है, और उनके ऊपर एक आरोप लगाया कि वो इजराइल की पॉलिटिक्स को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने क्लियर वर्ड्स में लगभग 30 मिनट से ज़्यादा लंबे भाषण में अपना ये काम कहा, और 12 साल का उनका जो टर्म था वो ख़त्म हो गया। अगर बेंजामिन नेतन्याहू को देखें तो इनके बराक ओबामा के साथ भी बहुत अच्छे रिलेशंस नहीं थे। चाहे बराक ओबामा हुए, चाहे जो बाइडन हुए, इनके साथ इनके अच्छे रिलेशंस नहीं हैं। उसके पीछे का रीज़न समझिए। असलियत में उस सब के पीछे का रीज़न यहाँ पर ईरान है। बराक ओबामा अपने टाइम पर 2015 के अंदर यहाँ पर न्यूक्लियर डील साइन करने की तरफ बढ़ रहे थे, और ईरान के साथ ये कहा गया कि आपके सारे सैंक्शंस हटा देंगे, सब कुछ हटा देंगे, आपको न्यूक्लियर डील साइन करनी है। और उस न्यूक्लियर डील के अंदर P5 परमानेंट 5+1 यानी जर्मनी उसके अंदर था, प्लस ईरान उसके अंदर था। और ईरान ने ये मान लिया था कि ईरान अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट या न्यूक्लियर प्रोग्राम को ज़्यादा नहीं बढ़ाएगा,
और उसको रिस्ट्रिक्शंस में रखेगा और उसका इंस्पेक्शन करवाएगा। बहुत अच्छे तरीके से डील चल रही थी। यहां बराक ओबामा इसका क्रेडिट लेना चाहते थे और यहां तक कि अगर आप देखें तो इसमें वो पीस एस्टेब्लिश करने के बाद एक तरीके से वर्ल्ड लीडर की फॉर्म में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, जो बहुत अच्छी बात भी थी। लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप आए, ट्रंप ने आते ही ये सारी न्यूक्लियर डील कैंसिल कर दी और मजबूती के साथ बेंजामिन नेतन्याहू के साथ खड़े हो गए। बेंजामिन नेतन्याहू के साथ खड़े हो गए और बेंजामिन नेतन्याहू ने खुलकर ईरान के ऊपर जितने हमले हो सकते थे खुलकर किए। अगर 2019 से आप पूरे का पूरा रिकॉर्ड उठाकर देखते हो तो चाहे जनरल सुलेमानी का मारा जाना हुआ, चाहे उस ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट का मारा जाना हुआ, चाहे न्यूक्लियर पावर प्लांट में आग लगना हुआ, चाहे ब्लास्ट होना हुआ, चाहे पूरी की पूरी पावर ग्रिड का फेल होना हुआ, चाहे ऑयल रिफाइनरी के अंदर आग लगना हुआ, खुलकर सिचुएशंस के अंदर अगर आप देखेंगे तो बेंजामिन नेतन्याहू की गवर्नमेंट के समय पर या इस टाइम पर, चाहे बराक ओबामा हुए, चाहे ट्रंप हुए, चाहे बाइडन हुए, बेंजामिन नेतन्याहू ने खुलकर ईरान पर हमले किए। खुलकर किए, भले ही सामने आकर ना किए तो पीछे से किए, लेकिन ईरान की धज्जियां उड़ाई रखी। अब ईरान पर इतना प्रेशर बनाए रखा, उसके पीछे रीजन क्या? क्योंकि ईरान खुलकर ये कहता है कि इजराइल नाम का कोई भी स्टेट नहीं है। उसको रिकॉग्नाइज तो छोड़ो, कसमें रोज सुबह उठ के खाता है कि इजराइल को खत्म करूंगा। और बराक ओबामा और खासकर जो बाइडन या अमेरिका ये हमेशा चाहेंगे कि ईरान के साथ एक सॉफ्ट अप्रोच अपनाई जाए, ताकि ईरान जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर है, ईरान के साथ अमेरिका, खासकर ये डोनाल्ड ट्रंप, जो बाइडन और बराक ओबामा, भाई डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू कहते हैं किल ईरान। ये तो साफ कहते हैं ईरान को खत्म कर दिया जाए, इससे कोई फायदा नहीं है, बिल्कुल धज्जियां उड़ा दो। अब दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो ओबामा और ट्रंप, ओबामा एंड बाइडन, इन दोनों की गवर्नमेंट्स को अगर आप उठाकर देखेंगे तो ये सॉफ्ट अप्रोच अपनाते हैं। ईरान के तरफ ये सॉफ्ट अप्रोच अपनाते हैं, ये उससे डायलॉग यानी बातचीत करना चाहेंगे। अब जब डायलॉग यानी बातचीत करना चाहेंगे तो बार बार ईरान के साथ कुछ ना कुछ डील फिक्स करने की बातचीत चलती रहती है और इनका ऑब्जेक्टिव ये है कि कहीं ईरान रशिया या चाइना की तरफ ना खिसक जाए, क्योंकि अगर ईरान रशिया या चाइना की तरफ खिसक गया तो ईरान एक गेटवे की तरह काम करेगा इन दोनों कंट्रीज के लिए। इस मिडल ईस्ट में ईरान जो है वो गेटवे की तरह काम करेगा और अमेरिका के लिए यहाँ पर चैलेंजेस बढ़ जाएंगे, और जैसे ही यहाँ पर चैलेंजेस बढ़ेंगे इसको हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए ये दोनों सॉफ्ट अप्रोच अपनाते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू कहता है मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि अमेरिका की क्या टेंशन्स हैं, मैं इसको मारूंगा, और ईरान कहता है मैं इजराइल को मारूंगा। ये रियलिटी है, दोनों के दोनों एक दूसरे को इस हद तक नफरत करते थे। अब ऐसे में बेंजामिन नेतन्याहू की अप्रोच हमेशा ओबामा और बाइडन के लिए चैलेंज रहा। बाइडन और ओबामा दोनों के लिए बेंजामिन नेतन्याहू की जो अप्रोच है ये चैलेंज बनकर खड़ी हुई है। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल की पॉलिटिक्स में इतने ज्यादा स्ट्रांग लीडर बनकर उभरे हैं, इतने ज्यादा स्ट्रांग लीडर बनकर उभरे कि 12 साल तक, खासकर पूरा ओबामा का टाइम ले लीजिए, उनको हटाना बड़ा नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल सा काम लग रहा था। उन्होंने कोशिश भी करी, नहीं हट पाए। तो सोचकर देखिए इनके ऊपर जो आरोप लगे वो कौन से लगे। आरोप करप्शन के लगे, लेकिन करप्शन कौन सा कि इन्होंने अपने दोस्तों से महंगी सिगार और शराब ली। सोचकर देखिए इंडिया में करप्शन के चार्जेस लगते हैं कि 1,76,000 करोड़ रुपया खा गए, गबन कर गए, 10 लाख करोड़ के रिसोर्सेज को हजम कर गए, कोलगेट स्कैम हो गया,
समझे, कॉमनवेल्थ गेम्स का जो स्कैम है वो 90,000 करोड़ रुपए हजम कर गए। इंडिया में इसे स्कैम कहते हैं। इजराइल में स्कैम लगा कि इसने महंगी सिगार गिफ्ट में ली। अब महंगी सिगार कितनी महंगी थी, 50, 100, 200 करोड़ की सिगार थी तो मुझे नहीं पता इतना, और महंगी शराब गिफ्ट में ली। दूसरा आरोप यह है कि इन्होंने अपनी कुछ कंपनियों को फायदा पहुंचाकर उनसे अपनी मार्केटिंग करवाई। और तीसरा आरोप भी इसी तरीके से है कि मीडिया हाउस को फायदा कर पहुंचाकर अपनी मार्केटिंग करवाई। डायरेक्ट किसी से पैसा लिया इसका कोई आरोप नहीं है, सिर्फ अपनी मार्केटिंग करवाई। अब इंडिया में तो उसका कोई लेना देना ही नहीं है, इंडिया वाले तो इस खोद रोज करते रहे, तो इंडिया में करप्शन नहीं है। तो अगर ये बेंजामिन नेतन्याहू इंडिया में होते तो मामला अलग था। सोचकर देखिए, इस तरीके के करप्शन के चार्जेस लगाए गए और बेंजामिन नेतन्याहू की पोजीशन को वीक किया गया और आज के दिन उनको लगभग हटाया गया। लेकिन सोचकर देखिए, पोजीशन को वीक तो कर दिया, लेकिन कितना वीक किया। अमेरिका ने पूरी ताकत लगा ली, फिर भी 60 वर्सेस 59 से, यानी सिर्फ 1 वोट से हारे हैं। और नप्ताली जो बेनेट हैं वो सिर्फ 1 वोट से जीते हैं। सिर्फ 1 वोट बहुत ज्यादा मैटर करता है। यहां पर यह दिखा रहा है कि एरा ऑफ बेंजामिन नेतन्याहू हैज नॉट बीन एंडेड येट। बेंजामिन नेतन्याहू का जो काम है, काल है, समय है, वो अभी खत्म नहीं हुआ है। ही कैन कम टू द पावर, कम बैक, ही कैन डू कम बैक वंस अगेन। वो वापस आ सकते हैं दोबारा से। लेकिन यहां बाइडन को खुलकर बोलने का मतलब यह है कि उन्होंने साफ कहा है कि बाइडन ने मुझसे कहा था कि ईरान से तुम्हारी जो नफरत है उसे दबा के रखो, और मैं उसे दबा के रखने वाला नहीं हूं। हालांकि इसके पीछे कोई पॉलिटिकल पार्ट भी है, लेकिन इस पूरे सिनारियो के अंदर अमेरिका को घसीट के लाना कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि कुछ ना कुछ तो अमेरिका की तरफ से भी दाल में काला है, क्योंकि अमेरिका हर हालत में चाहता है कि ईरान से न्यूक्लियर डील हो जाए। तो इसलिए मे बी पॉसिबल ईरान और अमेरिका के बीच में जो डील हो रही है उसको ध्यान में रखते हुए इजराइल के अंदर एक पॉलिटिकल सिनारियो क्रिएट किया गया हो अमेरिका के द्वारा, अपने एस्टेब्लिशमेंट्स या अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके बेंजामिन नेतन्याहू को हटाने की कोशिश की गई हो। तो आप समझ सकते हैं ये पूरा सिनारियो क्या रहा होगा। बाकी अपने कमेंट बॉक्स में डिस्कशन करते रहेंगे। धन्यवाद।